Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। कल काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए बाहर जाना पड़ा। उस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, इसलिए कल और आज दोनों की मैंने एक साथ कंक्लूड करने की कोशिश की है। मेन क्वेश्चन उठाए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डे क्या है, इम्पोर्टेंट वीक बोलेंगे एक्चुअली हम इसको। ये सीवी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर वीक। 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त 2021 तक ये चलने वाला है। और इसकी थीम क्या रखी गई है, बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। इसका मतलब क्या है कि हमें और भी ज़्यादा रेजिलेंस बनाना होगा, क्योंकि पानी है उसकी स्कैरसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कंट्री के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये होता जा रहा है। और पानी जितना हो सके उतना सेव करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज उसके बिना हम नहीं जी सकते। ये लास्ट डे का क्वेश्चन, इसका आंसर आपसे पूछा गया था। बहुत क्यूट एल्गी लगी मुझे। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की कुछ मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की है, डिस्कवर की है एक नई स्पीसीज मरीन ग्रीन एल्गी की। तो हमें बताना है कि ये कहाँ से डिस्कवर की गई है। हमारे ऑप्शन है वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न हिमालय से, नीलगिरी हिल से, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से ये मरीन बायोलॉजिस्ट इन्होंने खोज की है। और इसका नाम क्या दिया गया है, एसिटाबुलेरिया जलनायके। जलनायके एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मरमिड, जो जल परी होती है, गॉडेस ऑफ ओशेन, उसे बुलाया जाता है ये। और ये नाम है, ये कैरेक्टर भी दिया गया है द लिटिल मरमिड किसके द्वारा, हंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा। और साइंटिस्ट उन्होंने इसी से इन्फ्लुएंस होकर ये नाम रखा है इसका। और इसके फीचर्स क्या है इस प्लांट के, क्योंकि ये वन गैंगेटिक सेल से बनी हुई है न्यूक्लियस के साथ में। फिर हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, ओम नाम्बियार, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिले, ये कौन है, ये फेमस आर्टिस्ट है, फिल्म मेकर है, एथलेटिक्स कोच है, या फिर क्राइम जर्नलिस्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये एथलेटिक कोच हैं किसके, पीटी उषा के, जिसे हमारे देश की उड़नपुरी भी बुलाया जाता है। ओम नाम्बियार ने ट्रांसफॉर्म किया एक विलेज गर्ल को, पीटी उषा को, और उन्हें एशियन गोल्ड मेडलिस्ट गर्ल बनाया। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गए। तो पर्सनैलिटी न्यूज़ के लेकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे कि ये कौन है। ये इंडिया के मोस्ट फेमस कोचेज़ में से एक हैं, जिन्होंने 1976 के अंदर पीटी उषा को बहुत ही कम एज, बहुत ही यंग एज में देखा था। और उन्हें फिर इन्होंने स्पोर्ट्स में जो ट्रेनिंग होती है वो अनूर स्पोर्ट्स डिवीज़न के अंदर इन्होंने इसको ट्रेनिंग देना शुरू किया। और उसे फिर क्या बनाया, एक स्प्रिंटर बनाया। स्प्रिंटर क्या होता है, जो शॉर्ट लेंथ होती है उसकी रनिंग की जाती है। तो स्प्रिंटर हमारे यहाँ पे कोचेज़ हैं, वो तो क्या करवाते हैं, वो शूट मरवाते हैं, शूट बोलते हैं डायरेक्टली कि 100 मीटर का शूट मारना है। तो वैसे ये एक स्प्रिंटर थी पहले, लेकिन बाद में इनको क्या किया, एशियन लेवल पर जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने शुरू किए, तो हमारे जो कोच हैं इन्होंने क्या किया, इनको 400 मीटर जो हडल रेस होती है, जो कि बीच बीच में ब्लॉकेड्स लगाए जाते हैं, तो उनके ऊपर से जंप करके जाना होता है, वो रेस लगवानी शुरू की इनसे पहले। 1984 में लॉस एंजलिस की जो ओलंपिक्स होने वाले थे उनसे पहले इन्हें इसके अंदर इंक्लूड किया इन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन है, चिल्का लेक ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये बताना है हमें। हमारे ऑप्शन है कर्नाटका, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ओडिशा। रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कछुए देखने को मिलते हैं। कभी अगर जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लेक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस, जिसे इन शॉर्ट स्क्वाड बुलाते हैं, इसने यहाँ पे विजिट किया। और यहाँ इंडियन नेवी का INS चिल्का है, वो यहाँ पे लोकेटेड है, इसी वजह से इनको यहाँ पे जाने का मौका मिला और ये चले गए वहाँ पे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑन डिफेंस डिपार्टमेंट है, रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, जिसे DRSC बुलाते हैं। ये सिलेक्ट करता है मेंबर्स को पार्लियामेंट, इसके अंदर जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर से डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग की जाती है इनकी। और INS चिल्का एक ओनली एब इनिशियो ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है इंडियन नेवी की, जिसके अंदर हर साल 6600 रो रिक्रूट्स होते हैं और उनको बनाया जाता है बोर्डेड सेलर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, गाजा स्ट्रिप के बारे में बताना है। गाजा स्ट्रिप एक एंटायरली आर्टिफिशियल क्रिएशन है जो कि 1948 के अंदर बना था। इसके ऊपर जो 70% पॉपुलेशन, जो गाजा की पॉपुलेशन है, वो रिफ्यूज़ी है। रिफ्यूज़ी क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली या फिर उसके ऊपर वायलेंस करके या फिर किसी भी तरह से उसके खुद के देश से निकाल दिया जाता है, या फिर वो जान बचा के वहाँ से भागते हैं, तो वो रेफ्यूजी बन जाते हैं दूसरी जगह के लिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बताना में। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये यहाँ पे गाजा है और ये इसराइल है, और इसके साथ में इजिप्ट टच करता है, इसको मेडिटेरियन सी को इसको टच करता है।
चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इजिप्ट ने पहली बार क्रॉसिंग पॉइंट और गाज़ा स्ट्रिप दोनों को ही बंद कर दिया है। जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसका नाम क्या है, रहाफ। ये पहली बार हुआ है वर्किंग डे के टाइम पे 2021 में इसको बंद किया गया है। ये 11 डे वॉर चल रही थी इसराइल और हमास के बीच में मई 2021 में, तब भी बंद नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इसको बंद कर दिया गया है। इजिप्टियन ऑफिशियल्स का मानना है कि जो कायरो एफर्ट्स है उसकी वजह से इसे बंद किया गया है। मेन रीज़न है क्योंकि अगस्त 21 को क्या हुआ था, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे हमास के द्वारा और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, जिसके अंदर 24 व्यक्ति हैं, लगभग से 24 व्यक्ति हैं वो घायल हो गए हैं बुरी तरह से। गाज़ा स्ट्रिप क्या है, एक सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी है जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी के। इजिप्ट के साथ में 11 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है और जो इसराइल है उसके साथ में 51 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। गाज़ा और वेस्ट बैंक दोनों को ही क्लेम किया गया है पैलेस्तीन के द्वारा, और ये दोनों ही एक इजरायली टेरिटरी से, एक नैरो टेरिटरी है इसराइल की, उससे अलग हो जाते हैं ये दोनों। इसके अंदर ये 2007 की जो बैटल चली थी गाज़ा के अंदर, उसके बाद से इसको किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा है, हमास के द्वारा। हमास क्या है, ये एक पैलेस्टीनियन फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2006 के इलेक्शंस के बाद में पावर में आई, और इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोपियन यूनियन एंड इजराइल, जापान। फिर अगला क्वेश्चन, थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस चिल्ड्रन वर्नेबिलिटी एंड रिकवरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत ही कम मात्रा है पीडियाट्रिशियंस की फैसिलिटीज़ की, जैसे कि डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल इक्विपमेंट है जैसे कि वेंटिलेटर्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो जितनी हमें डिमांड है उससे बहुत ही कम है। अगर हमारे देश के अंदर थर्ड वेव के अंदर चिल्ड्रंस हैं वो बहुत ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं इस वायरस से। और ये भी नोट किया गया है कि थर्ड वेव है वो ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि आर वैल्यू जो इन्फेक्शन की है वो 0.9 से 1 पर पहुंच चुकी है अब। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर होगा सी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे NIDM बुलाते हैं, इसके एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो कोविड की थर्ड वेव है वो अपने पीक पर होगी अक्टूबर के मंथ के अंदर, और ये किसके द्वारा बनाई गई है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि और भी अच्छे से प्रिपेयर्डनेस की जा सके और चिल्ड्रंस हैं जो हाई रिस्क पे हैं उनको बचाया जा सकें। 82% शॉर्टेज देखने को मिलेगी हमारे देश के अंदर पीडियाट्रिशियंस की प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर, और वैक्सीन की कमी है वो 63% देखने को मिल रही है हेल्थ सेंटर्स के अंदर। इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें वैक्सीनेशन को, क्योंकि चिल्ड्रंस के अंदर कोमोर्बिडिटी और स्पेशली जो बच्चे डिसेबल हैं, डिसेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको और भी ज़्यादा स्पेशल केयर देनी चाहिए, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा हाई वल्नरेबिलिटी पे हैं और भी ज़्यादा रिस्क पे हैं, तो उनको करने की ज़रूरत है। और इसके अंदर ये भी अंडरलाइन किया है कि हमें वैक्सीनेट करना होगा जल्द से जल्द, ताकि सीवियर इन्फेक्शन से बचा जा सके। मालाबार एक्सरसाइज को कंसिडर करते हुए हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मालाबार सीरीज ऑफ एक्सरसाइज एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि 1992 के अंदर शुरू हुई थी, और दूसरी स्टेटमेंट है ये बायलैटरल एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया और USA के बीच में। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडिया और USA नहीं बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है, मीन्स पूरी क्वाड कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन नेवल शिप्स जो कि शिवालिक और कांतमत हैं, ये गुआम स्टेट पर पहुंच गई हैं। गुआम एक टेरिटरी है USA की, और किसके पार्ट में काम किया जा रहा है, एक ऑन गोइंग डेवलपमेंट नेशन जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक ओशन के अंदर। ये दोनों ही शिप हैं, उनको शेड्यूल किया गया है कि वो पार्टिसिपेट करेंगी मालाबार 21 के अंदर, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मालाबार सीरीज एक्सरसाइज है वो 1992 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ये बायलैटरल एक्सरसाइज थी इंडिया और USA दोनों के बीच में, और इसे INUSN बुलाया जाता था, इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद में इसके अंदर और भी नेवीज़ को इंक्लूड किया गया पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन से, इसी के बाद में इसको मालाबार नाम दिया गया। एक्सरसाइज मालाबार 21 ये कंडक्ट की जा रही है USN, GMSDF, RAN इन सभी के साथ में, जो 26 से 29 अगस्त तक ये चलेगी। RTE को कंसिडर करते हुए हमें इन स्टेटमेंट्स को देखना है। इसके अंदर पहली स्टेटमेंट है वो कहती है कि RTE एक राइट टू एजुकेशन, एक फंडामेंटल राइट है 6 से 12 साल के बच्चों के लिए। राममूर्ति कमेटी और तपस मजुमदार कमेटी ये दोनों इसके साथ में एसोसिएटेड है। ये एक्ट है वो मैंडेट करता है कि 30% रिजर्वेशन देनी चाहिए डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है हमें, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो दोनों ही करेक्ट है, इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 6 से 12 नहीं बल्कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं, और रिजर्वेशन 30% नहीं 25% दिया जाएगा।
आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हर बच्चे को राइट है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन पा सकें और सेटिस्फैक्ट्री और इक्विटेबल इक्वालिटी होनी चाहिए उसकी, और फॉर्मल स्कूल जैसे कि जो कि सेटिस्फाई करें सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स को और स्टैंडर्ड्स को, उसके अंदर उनको 6 साल से 14 साल के बच्चों को राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और इसके अंदर 25% रिजर्वेशन देने की भी बात की गई है डिसएडवांटेज सेक्शन को, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जैसे कि STs हैं, SCs हैं, सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं। फिर अगला क्वेश्चन है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चैटबॉट ऊर्जा, ये रिसेंटली लॉन्च की गई किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। ये BPCL के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे इन शॉर्ट हम BPCL बुलाते हैं, इसने इसे लॉन्च किया है। पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट टेस्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे अच्छी तरीके से लॉन्च किया गया है। इसका नाम दिया गया है ऊर्जा, जो कि कस्टमर्स को सीमलेस सेल्फ एक्सपीरियंस प्रोवाइड की जाएगी और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, क्वेरीज हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। और ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव लिया गया है, पहली बार ऐसी चैटबॉट है उसको लॉन्च किया गया है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ऊर्जा है वो लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट अनुभव के अंदर, BPCL के द्वारा ये पहले लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस के अंदर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं इसके साथ में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है? ताकि BPCL के जो कस्टमर्स हैं उनको कॉम्प्रीहेंसिव और इंटीग्रेटेड डिजिटली ऊर्जा बोर्ड के थ्रू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें, जो कि जो कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। और इसके अंदर क्वेरीज हैं वो दोनों तरह की हो सकती हैं, B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, और B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर। इस प्रोजेक्ट को अनुभव प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया है। और ये ऊर्जा रिप्रेजेंट करता है एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, जो कि कनेक्ट करेगा BPCL को किसी भी चैनल के थ्रू कस्टमर्स के साथ में। अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? स्मोक टावर के बारे में बताना है हमें। स्मोक टावर्स एक स्ट्रक्चर है जो कि डिज़ाइन किया गया है लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर के रूप में, मतलब कि एयर को साफ करने वाला प्योरीफायर है ये। और इसके अंदर फिल्टर किया जाएगा, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? कार्बन नैनो फाइबर्स को एक मेजर कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया जाएगा, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के रूप में यूज़ किया जाने वाला है इसको। और चाइना के पास में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्मोक टावर है, जो कि पार्टिकुलेट मैटर PM हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को 19% तक उसके आसपास की 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर क्लीन कर देगा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला स्मोक टावर, जिसे कहाँ पे लगाया गया है? कनॉट प्लेस के अंदर। ये 20 मीटर टॉल, इतना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा टावर है, जो कि अपने आसपास के 1 किलोमीटर के रेडियस को क्लीन कर देगा, साफ़ कर देगा वहाँ की एयर को। और इसके अंदर परफॉर्मेंस है वो टावर की, वो एसेस की जाएगी, मतलब कि जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जो मेंबर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या करेंगी? वो मंथली रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है और कितना प्योरीफिकेशन चल रहा है इसके अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 मीटर ऊंचा एक स्मोक टावर आनंद विहार के अंदर भी बनाया है, जो कि 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फिर जाके अक्टूबर में दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया, और इसके बाद में अगस्त 21 के अंदर ये काम हो रहा है। हमारी सरकार कितनी स्लो चल रही है ये समझ सकते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है अगर हम सबसे आगे निकलना चाहते हैं और एक वर्ल्ड पावर के रूप में सामने आना चाहते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट किसकी रिगार्डिंग? UAPA। ये क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। UAPA एक इंडियन लॉ है, इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ना हो इंडिया के अंदर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ताकि और भी ज़्यादा पावर्स अवेलेबल की जा सकें डील करने के लिए एक्टिविटीज़ जो कि हमारी इंटीग्रिटी और सोवर्निटी से, इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवर्निटी से रिलेटेड है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? अभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ही सेक्टर हैं, उनको दोनों ही फैक्शंस हैं, उनको बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। टेरर फंडिंग की वजह से इनको बैन कर दिया गया है। ये डिसीजन क्यों लिया है? NIA जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने बताया है कि हुर्रियत क्या कर रहे हैं? हुर्रियत मनी इकट्ठा कर रहे हैं टेरर फंडिंग के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। NIA के ऑफिशियल्स ने क्या बताया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो MBBS करने जा रहे हैं, उनको क्या दिया जा रहा है? पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट के द्वारा कहा जा रहा है कि वो MBBS की सीट्स देंगे, उनको अलॉट करेंगे। इसी वजह से पाया गया है कि जो मनी कलेक्शन है वो एस्पिरेंट्स के द्वारा ये डाइवर्ट हो जाएगी
टेरर फंडिंग की एक्टिविटीज़ के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये एक सफिशिएंट ग्राउंड है ताकि बैन किया जा सके हुर्रियत फैक्शंस को, और ये बैन किए गए हैं यूएपीए के सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंडर। हुर्रियत एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1933 के अंदर पिक्चर में आई थी। इसके अंदर 26 ग्रुप हैं वो कंप्राइज हुए हैं। एनआईए क्या है? ये काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है इंडिया की, जिसे एम्पावर किया गया डील करने के लिए टेरर रिलेटेड जो भी क्राइम है। बिना किसी भी स्टेट से इनको स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। और ये इसे इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंदर। इसे पार्लियामेंट के अंदर 31 दिसंबर 2008 के अंदर बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि 26/11 का जो मुंबई के अंदर टेरर अटैक हुआ था, तो उसके बाद में इसे पिक्चर में लेकर आया गया, क्योंकि हमें लगा कि इसकी ज़रूरत है। हमें इसकी मेन ब्रांच है वो, इसका हेडक्वार्टर बुलाते हैं जिसे, वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और बाकी जो ब्रांच है वो गुवाहाटी के अंदर, हैदराबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर, कोची के अंदर, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू के अंदर है। एनआईए के पास में खुद की मोस्ट वांटेड लिस्ट भी है, एनआईए वांटेड लिस्ट जिसे बुलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है तेजू एयरपोर्ट। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला। ये लोकेटेड है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? पहली कमर्शियल फ्लाइट है जिसने लैंड किया है ये, और ये जो तेजू एयरपोर्ट है कहाँ पे है? लोहित डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। इसे हमारे देश के एविएशन मैप के अंदर जोड़ दिया गया है ताकि टूरिज्म को इन्हांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अच्छा चलो हम देखते हैं कि टूरिज्म हर जगह बढ़ाते हैं। टूरिज्म क्यों बढ़ाते हैं? ताकि वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया जा सके, क्योंकि अगर कहीं पे टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे जो आसपास में रहने वाले हैं उनको तो फ़ायदा ही होगा ना। यहाँ के जो सीएम हैं, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, उन्होंने कहा है कि तेजू 7th डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो कि उड़ान स्कीम के थ्रू लगाई गई हैं। उड़ान स्कीम है वो आपको पता ही होगा, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये स्कीम लाई जा रही है ताकि हर व्यक्ति तक ये पहुंचाया जा सके, इसको रीजनल कनेक्टिविटी को लाया जा सके। और इसके थ्रू 16 में से जो 10 यहाँ पे जो रूट है उनको कनेक्ट किया गया है, और इस स्कीम को अक्टूबर 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में इंदिरा पॉइंट के बारे में बताना है। ये इंदिरा पॉइंट क्या है? हमारे देश का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंडियन टेरिटरी का, और गैलाथा नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, सेकंड ओनली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। गैलाथा नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन ये नॉर्थ मोस्ट नहीं बल्कि साउथ मोस्ट पॉइंट है, तो ये यहाँ पे गलत होगी पहली स्टेटमेंट। इसको देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है? जो हमारे देश के अंदर 1971 के अंदर वॉर हुई थी, उसकी 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है 2021 के अंदर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और स्वर्णिम विजय वर्ष की जो विक्ट्री फ्लेम है, जो विजय की ज्योति है, विजय ज्योति है, उसको लेकर इंदिरा पॉइंट तक जाया गया है, क्योंकि ये हमारे देश का साउथ मोस्ट पॉइंट है। इसको यहाँ पे लेकर जाया गया है, जो कि निकोबार ग्रुप के ऑफ आइसलैंड्स के ऊपर लोकेटेड है। और ये एक विलेज है जो कि साउथ मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो हमारी टेरिटरी है उसके अंदर लोकेटेड है। और ये विलेज है निकोबार डिस्ट्रिक्ट का, जो कि ग्रेट निकोबार आइसलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर है। 19 फरवरी 1984 के अंदर इंदिरा गांधी ने विजिट की थी लाइट हाउस के अंदर। उसी के बाद में इनको 10 अक्टूबर 1984 के अंदर इस सेरेमनी के अंदर, रीनेमिंग सेरेमनी के अंदर इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था। गैलाथा नेशनल पार्क यहाँ पे लाइट हाउस, गैलाथा नेशनल पार्क और लाइट हाउस दोनों यहाँ की मेन अट्रैक्शंस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है उभरते सितारे फंड। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा, निर्मला सीतारमण यहाँ पे दिख रही हैं हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे लॉन्च किया है। इसको एम्बिशियस प्रोग्राम, ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है यूनियन मिनिस्ट्री उभरते सितारे फंड। ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक एम्बिशियस फंड है जिसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स और स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया गया है लखनऊ के अंदर। जिसका मेन एम क्या है? ताकि अरेंज किया जा सके फंड्स को, ताकि प्रमोट किया जा सके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज को। और ये फंड ही सक्सेसफुल कहाँ पर रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर जब इसे लॉन्च किया गया था, क्योंकि यहाँ पे अब हाईएस्ट नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। ये फंड मिक्स स्ट्रक्चर का है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है दोनों ही तरह से, एक फाइनेंशियली और एडवाइजरी रूप में।
फाइनेंशियली क्या होता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है इक्विटी, और इक्विटी जैसे कि और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेब्ट हैं जैसे कि फंडेड और नॉन फंडेड। फिर टेक्निकल असिस्टेंट है एडवाइजरी, उसके थ्रू क्या किया जाता है, एडवाइजरी सर्विसेज दी जाती हैं, ग्रांट्स दी जाती हैं और सॉफ्ट लोन भी दिया जाता है इंडियन कंपनीज को। अगला क्वेश्चन है युक्त धारा। ये एक जियो पोर्टल प्लानिंग पोर्टल है जो कि सर्व करेगा एक रेस्पिरेटरी ऑफ एसेट्स के रूप में, जिसे जियो टैग्स भी बुलाते हैं इन शॉर्ट। ये क्रिएट किया जा रहा है बहुत ही सारे नेशनल जो वेरियस नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रोग्राम है वो इस पोर्टल के साथ में एसोसिएटेड है। हमारे ऑप्शन से मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये क्रॉप आएगा, कोड नहीं आएगा, गलती होगी यहाँ से, मैं ठीक कर दूंगी। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी के साथ एसोसिएट है और सबसे ज़्यादा किसके साथ में, मनरेगा के साथ में। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, ये जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने कहा कि ये पोर्टल भुवन पोर्टल जो इसके पहले जो लॉन्च किया गया था उसके अंदर लॉन्च किया जा रहा है, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि इसके अंदर जो प्लानिंग्स हैं वो की जाएंगी न्यू मनरेगा एसेट्स के थ्रू के लिए, और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस बेस्ड इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ किया जाएगा। ये पोर्टल है ये इंटीग्रेट करेगा बहुत ही वेराइटीज़ को, जैसे कि थर्मिक लेयर्स को टेस्ट करेगा, जो मल्टी टेम्पोरल हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है उसको एनालाइज करेगा। प्लानर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इसको एनालाइज करेंगे जो प्रीवियस असेट्स हैं उनको, और जो वेरियस स्कीम्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटीज़ है आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा नए काम को ऑनलाइन टूल्स के थ्रू। और ये प्लान ये प्रिपेयर किया जाएगा एवेलुएट करने के लिए जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा, जो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। युक्त धारा बेस्ड प्लान्स हैं वो प्रिपेयर किए जाएंगे ग्रास रूट फंक्शनरीज के द्वारा, जो कि वेरीफाइड है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के थ्रू, जो कि यहाँ पे रिलेवेंस रखती हैं और रिसोर्स एलोकेशन का काम करती हैं। ये इंश्योर करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले हैं वहीं इसके अंदर काम करेंगे तो हम और भी ज़्यादा प्लान को इन्हेंस कर पाएंगे, और जो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग है वो भी आसानी से कर दी जा सकती है इसकी काफ़ी सारे सालों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है वाइकॉम सत्याग्रह है, ये 1924 से 25 तक चला था। ये एक सोशल प्रोटेस्ट था कहाँ पे, हमारे ऑप्शन से कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, ये केरला से एसोसिएटेड है। इसके बारे में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट प्रोवाइड किए, ट्रिब्यूट दी है किसको, श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती के ऊपर। इनका जन्म हुआ था 1855 के अंदर और 1928 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ये फिलोसोफर थे, स्पिरिचुअल लीडर्स थे और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर भी थे इंडिया के। और ये कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, वैसे तो कास्टिज्म वगैरह मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इसको माना जाता है, और ये इजावा कास्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो कास्ट रिडन सोसाइटी है केरला के अंदर, उनके खिलाफ एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था। उनके जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और इन्होंने क्या प्रमोट किया था, जो स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट है और सोशल इक्वालिटी को लाने की कोशिश की थी। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, जिसे SNDP योगम भी बुलाया जाता है, ये एक इंडियन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फॉर्मली बनाया गया था डॉक्टर पद्मनाभम पालमू के द्वारा 1903 के अंदर। इसके अंदर गाइडेंस दी गई थी श्री नारायण गुरु के द्वारा, और इसका SNDP योगम का जो मेन एम है वो क्या है, ताकि स्पिरिचुअली अपलिफ्ट किया जा सके जो कि इजावा और तियार कम्युनिटी के लोग हैं उनको। व्योम सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1924 से 25 के बीच में, जो कि एक सोशल प्रोटेस्ट था त्रावणकोर के अंदर किसके अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हिंदू सोसाइटी के अंदर केरला में। और श्री नारायण गुरु है वो इसके अंदर खुद इन्वॉल्व हुए थे ताकि वाइकॉम सत्याग्रह को और भी ज़्यादा लोगों तक कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके इसका और एक्सटेंड किया जा सके। इन्होंने अपने 45 वर्क्स हैं उनको पब्लिश किया है मलयालम, संस्कृत, तमिल लैंग्वेजेस के अंदर, जिसके अंदर ये भी शामिल है, और ये आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आज तक इनके बारे में कुछ नहीं पूछा गया है। हाँ, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इनको पढ़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके बारे में, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में बताना है। ये यूनिसेफ के द्वारा पहली बार रिलीज़ किया गया है, तो क्वेश्चन बनने के चांस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग इंडिया को कहाँ पे डाला गया है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे इन्वायरमेंट रिपीटेड शॉक्स आते रहते हैं जैसे कि फ्लडिंग और ड्रॉट। फिर नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी हमारे रैंक से, इंडिया की रैंक से काफ़ी अच्छे हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी नहीं है। इस बार जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा सी। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट नहीं, यहाँ पे एयर पोल्यूशन आएगा, और जो एनवायरमेंटल शॉक्स है उनकी वजह से बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इंडिया की रैंक है वो 26 है,
और जो हम जो एक्सट्रीम हाई रिस्क पे कंट्रीज़ हैं 33 कंट्रीज़ उनके अंदर शामिल हुए हैं, जिनके अंदर जो चिल्ड्रंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे हैं क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया किसके साथ में है? 4 साउथ एशियन नेशंस के साथ में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ में। इंडिया के अंदर फ्लडिंग और एयर पोल्यूशन दोनों ही कंसिडर किए गए हैं रिपीटेड इन्वायरमेंटल शॉक्स के रूप में, और इसे सोशियो इकोनॉमिक एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर। इंडिया के जो नेबर्स हैं, जैसे कि नेपाल है वो 51 रैंक पे है, श्रीलंका वो 61 रैंक पे है, भूटान है वो उसकी रैंक है 111। चिल्ड्रन है वो कम रिस्क में है। और ये वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है। ओनम एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, इनमें से कौन से स्टेट के अंदर? हमारे ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरला। इसका आंसर आपको देना है, मैं नहीं बताऊंगी अभी, ये बताऊंगी मैं कल। और साथ में एक बात और बताना है कि पीटी उषा का पूरा नाम क्या है, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप में से कौन इसको प्रोनाउंस कर सकता है ये भी बताइएगा मुझे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोड्यूस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।